हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैलेट गन्स की। और अभी जो राहुल गांधी जी ने जो है एक जो छात्र था जिस पर पैलेट गन का यूज़ हुआ था, उसके साथ उनका इंटरव्यू उनके यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पैलेट गन्स का यूज़ कब किया जाता है? देखिए, पैलेट गन्स जो है का यूज़ कब होता है? जब आपको जो रियल गन होती है, मतलब उसके चलाने की संभावना से जस्ट पहले ही पैलेट गन्स का यूज़ किया जाता है। मतलब कि जब पुलिस वालों की जान को जोखिम होने वाला हो, उसी समय पैलेट गन्स का यूज़ होता है। ठीक है, मतलब अगर जो है जब आप असली गन चलाते हैं उससे जस्ट पहले ही पैलेट गन्स का यूज़ होता है। उससे पहले क्या होता है, एक मिर्ची के कुछ गोले होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। उससे पहले जो है टियर गैस का यूज़ किया जाता है। उससे पहले लाठी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उससे पहले वार्निंग दी जाती है। ठीक है, तो अब क्रम को समझिए क्या है। पहले आपको वार्निंग दी जाएगी, समझाया जाएगा, आप नहीं समझेंगे तो शील्ड वगैरह का भी यूज़ होता है। अगर कोई और बंदा हिंसक होता है, मतलब प्रोटेस्टर्स अगर वायलेंस का यूज़ कर रहे हैं तो लाठी चार्ज का यूज़ होता है। लाठी में नॉर्मल लाठी होती है, ठीक है, मतलब इस तरीके की लाठी नहीं जैसे कि इस प्रोटेस्ट में यूज़ हुआ था, कि उसमें कई जगह कई लोग बोल रहे हैं कि मतलब इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है, ठीक है ना, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि उन जो लाठियों में कीलें लगी हुई थी या शॉक देने का कुछ सिस्टम था वो लगा हुआ था। वो सब नहीं होता है। ठीक है, और कई पुलिस वाले जो सादी वर्दी में थे वो केवल स्पेशल ऑपरेशन में ही जो है सादी वर्दी में होते हैं। ठीक है, अभी ये ऐसा तो कोई था नहीं कि वहाँ पे कोई गुंडा था तो आप जो है सादी वर्दी में पुलिस वालों का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इस क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में पहले तो शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ अराजक तत्व घुस गए। मतलब कुछ लोग ऐसे घुस गए जो कि नशेड़ी थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। अब वो घुसे या घुसाए गए ये पता नहीं, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट था उसमें अपने पीक पे 50,000 लोग जो है लगभग थे इस प्रोटेस्ट में। ठीक है, और वो लगभग हर समय वहाँ पे 1 से 5 हज़ार लोग ऑलरेडी मौजूद रहते थे। जो इंटेलिजेंस का इनपुट था वो भी ये था कि मैक्स टू मैक्स 7 से 8 हज़ार लोग जाएंगे या 10 हज़ार लोग जाएंगे। लेकिन पहले ये 15 हुआ, फिर 20, फिर 50 हज़ार तक अपने पीक पर गया। तो पहले तो इंटेलिजेंस का फेलियर ये है कि आप ये नहीं भाप पाए कि 50 हज़ार तक वहाँ लोग आएंगे। ठीक है, तो उसकी क्या जवाबदेही है? जवाबदेही जो है IAS PCS किसी दरोगा की कभी कोई होती नहीं है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी वाली बात करनी चाहिए। आप किसी की भी गवर्नमेंट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस हो BJP हो, सरकारी तंत्र में जो है जवाबदेही किसी की नहीं होती है। उसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि कोई जो है पुलिस वाला लड़की खड़ी है तो जाके उसे थप्पड़ मार देता है। अभी जिस लड़के की राहुल गांधी जी के साथ यूट्यूब उसका वीडियो है, उसके जस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पर लगभग थोड़ी दूरी रही होगी, क्योंकि उसका उसका जो डैमेज था वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके लगभग कोहनी से लेकर उसके मुंह तक छर्रे के निशान आप साफ देख सकते हैं। उसकी आंखों में जो है जब छर्रा लगा है उससे आंख हो सकता है उसकी बिल्कुल चली जाए, बहुत मुश्किल है उसकी आंख बचना। एक बंदा था उसके जो है छर्रे लगे हैं और उसके गले में ऐसी जगह छर्रा लगा है कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो पैलेट गन्स कोई मजाक नहीं है। उसका यूज़ जो है जस्ट आप जो असली गोली होती है उसके चलाने से पहले करते हैं, तो वो एक नॉन लीथल वेपन जरूर है, लेकिन अगर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उसका यूज़ किया जाएगा तो आप ये समझिए कि उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। जिस लड़के की बात है, यूट्यूब वीडियो राहुल गांधी जी के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, उसका चेहरा पूरा सूझा हुआ है। और अगर आपको उसका कोई यूट्यूब वो वीडियो मिल जाएगा जहाँ उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ है, तो भाई इस तरीके की फोर्स का यूज़ करने से पहले है सोचना समझना चाहिए। और इस क्या कहते हैं जो ये हुआ था हमारा प्रोटेस्ट, इसमें लगभग 150 से जो है ज़्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो हमको देखिए बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। जब तक ये प्रोटेस्ट अगर वो नॉन वायलेंट है तभी तक उसका समर्थन जनता करेगी, लेकिन अगर जो है ये वायलेंट होने लगता है तो जो है फिर जनता इसका समर्थन नहीं करेगी। लेकिन ये प्रोटेस्ट सबके लिए उतना ज़रूरी भी है, हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हमको ये सोचना समझना पड़ेगा कि हम इस प्रोटेस्ट को आगे क्या होना है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी तो अपना अनशन अब तोड़ चुके हैं। देखिए उन्होंने जो किया वो बहुत किया, ठीक है ना। कई लोग उनसे सहमत होंगे, लेकिन भाई मैं कहूँगा वो बंदा 25 दिन तक भूखा रहा है। अगर आप में अंदर दम है तो आप रह के दिखाइए, ठीक है ना। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम ये जो आंदोलन है इसको
एक लीडर चाहिए, ठीक है ना। तो अब वो लीडर कौन होगा, अभी तो उस समय कोई नहीं दिख रहा। यही इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए ये आंदोलन क्या खाली इसके लिए नहीं है कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। ये इस चीज़ के लिए है कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है पूरा रीडेवलप किया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि एआई के आने से सब चीज़ें बदल चुकी हैं। जो हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं स्कूलों में, वो कितना वैलिड है जब तक वो स्कूल से पढ़ कर बाहर आएंगे, ठीक है ना। नहीं, वो वैलिड नहीं है। मैं ऐसे बच्चों की कहानियां देखी हैं जो मात्र 13-14 साल की उम्र में जो है एआई का यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सब बंदों को ना इंग्लिश का ज्ञान है, ना उनके पास इस तरीके के टूल्स हैं कि वो एजुकेशन ले सकें। तो सरकार को जो है, देखिए आप प्राथमिक विद्यालय बना रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके के विद्यालय भी बनाने चाहिए जहाँ पर टीचर अच्छी एजुकेशन दें, ठीक है। आपके आसपास आप देख सकते होंगे प्राइवेट स्कूल है, लेकिन भाई उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 7-8 हज़ार रुपये पर मंथ है। हम भाई जिस देश में लोग 15,000-20,000 कमाते हैं, वो अगर 8,000 वो जो है एक बच्चे की पढ़ाई पिलाएंगे तो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इससे फिर दूसरी प्रॉब्लम पैदा होगी, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड होगी कि आप लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा। अब कई लोग कहेंगे हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। भैया पॉपुलेशन देखिए, हम लोग का जो फर्टिलिटी का जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है। साउथ में देखिए तो बहुत कम हो गया है, और नॉर्थ में भी वो कम हो रहा है। मुस्लिमों में कुछ ठीक है, लेकिन उनकी भी हालत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि देखिए एजुकेशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कि आप नॉर्मली, मैं खाली 12वीं तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप एक ढंग के स्कूल में जहाँ ढंग की एजुकेशन मिलती हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ जहाँ उनको अपना नाम लिखना सिखा दिया गया, खाली गिनती सीखना सिखा दिया गया। मैं उन एजुकेशन स्कूल की बात कर रहा हूँ जहाँ ढंग की पढ़ाई होती है, कि बच्चे को वहाँ कुछ सिखाया जाता है, कुछ एक्टिविटी होती है। उनकी फीस जो है, मतलब चौथी क्लास के बच्चे की फीस 7-8 हज़ार रुपये है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी फीस 12,000-14,000 हो जाती है। तो भाई मतलब क्या नॉर्मल बंदों के पास इतना पैसा है? और ये फीस शहर टू शहर वेरी करेगी, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के हिसाब से आपकी तनख्वाह होती है, लिविंग जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो सरकार क्या ये सब चीज़ें नहीं समझती है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि देखिए जब आपके जो नेता है वो 4वीं-5वीं पास होंगे, जिनकी कोई पढ़ाई का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो जो है फिर भाई कुछ उनके पास सॉल्यूशन नहीं होंगे। वो उनको IAS PCS ये सब जो है जो पढ़ाएंगे वो उसी पे चलेंगे। तभी तो हमारे यहाँ पॉलिसी कोई नई नहीं है, क्योंकि देखिए IAS PCS जो पढ़ाते हैं नेताओं को, क्योंकि वो पहले तो नेता अनपढ़ होते हैं, ठीक है ना, आधे से ज़्यादा, या उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, तो उनको ये समझ में ही नहीं आता कि कैसे जो है इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाए। उनके पास इनोवेटिव तरीके नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो पहली बात राजनीति में ये कहना चाहिए कि यदि जो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तब तक आप चुनाव में आ ही नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, आप 12वीं तक पढ़े, तो आपके पास कुछ जनता में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेताओं को भी अलग अलग जगह जाके जो है NGOs में काम करना चाहिए। तभी देखिए जो वेस्ट और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बहुत अंतर होता है, सब लोग नहीं समझते इस बात को, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।